हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे यहाँ बीपीएससी सीडीपीओ जीएस पेपर 2। ये 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। ऑडिटर, एओ और ये सीडीपीओ क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो आप इसके भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्योंकि एक या दो क्वेश्चन भी रिपीट यदि कर दे रहा है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। यदि आपको ये आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन पूछेगा या आपका आ गया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसका होगा। आप बेहतर तथ्य दे पाएंगे, बेहतर मटेरियल उसमें डाल पाएंगे आप। तो चलिए देख लीजिए। एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, न कि केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि देखिए, राज्यपाल का जो क्या वर्क है, क्या काम है, वो केंद्र सरकार के सिर्फ एजेंट के रूप में काम करता है या फिर उसका एक अपना कोई कर्तव्य होता है। इन तमाम चीज़ों पर राज्यपाल से संबंधित बातें आप जरूर डालिएगा। सभी आर्टिकल्स जरूर डालिएगा दोस्तों, कि सबसे पहले आप राज्यपाल कितना आर्टिकल में होता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में होती है, राज्यपाल का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, उन तमाम तथ्य को आप इसमें जरूर डालिएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में आप आंसर कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर आएगा ही। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, अध्यादेशों को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का हिस्सा है, प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों के लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिए। यानी अध्यादेश से संबंधित जो बातें हैं, यहाँ पर आपको जोड़ करके एक दूसरे से कनेक्ट करना है। जैसे लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है, ये देखिएगा संविधान के साथ एक धोखा है। अध्यादेशों को लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है, या यदि धोखा है तो क्यों, कैसे, इन तमाम चीज़ों को याद रखिएगा। आर्टिकल का जरूर जिक्र कीजिएगा। यदि राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बात किया जाए तो 123 होता है, वहीं राज्यपाल का 213। दोनों का जरूर जिक्र कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल का जिक्र तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, तीसरा नंबर का सवाल है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्णयों को प्रभावित करती है? आप इसे भी बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं। इसका ये जो है, आप बुक से इसका हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स होगा आपके पास, उससे इसको रिलेट करके आप इसका आंसर बेहतर कर सकते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, चुनाव का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा कीजिए। यानी कि चुनावों के लिए जो स्टेट फंडिंग होता है एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, इस पर आप अपना विचार दीजिए। देखिए, ये जितना भी प्रश्न पूछा जाता है ये कम्प्लीटली आप बुक में तो मिलेगा नहीं, ये कम्प्लीटली आपका अपना विचार होता है, आप अपना विचार व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स से रिलेट करके ये सब बनाते हैं क्वेश्चन। आर्थिक वृद्धि व जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं, क्यों और कैसे? क्या यह भारत के संबंध में भी सत्य है? तो आपको ये आंसर करना है दोस्तों। उसके बाद छठा नंबर का सवाल देखिए, पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग की कार्यकारी नीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण कीजिए। यानी पहले योजना आयोग था जो 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया था। तो उसकी कार्य नीति क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जिक्र करना है। उसके बाद देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा, अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में एवं आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? तो ये सभी के सभी तार्किक क्वेश्चन है, आपको अपने हिसाब से अपना तर्क देना है। उसके बाद देखिएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिहार भारत का धान कटोरा। तो बिहार क्या धान का कटोरा है, कैसे, ये सब प्रूफ करके आपको बताना है। बिहार का मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग, इसके बारे में भी आपको बताना है। कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। 13 नंबर है, 2 में, 1 में 12 है। उसके बाद देखिए, खंड 3 साइंस एंड टेक में
इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर अपने विचार दीजिए। ये भी आप अपने इसरो के संदर्भ में आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की प्रमुख तकनीकों में से एक क्यों है। भारत सरकार के विज्ञान नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताओं और देश के विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोग के दायरे का वर्णन कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्य और महत्व पर चर्चा कीजिए। चुनौतीपूर्ण मुद्दों को भी समझाइए। देखिएगा ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, बहुत ही चर्चा में रहा था, इसलिए इसको पूछ दिया गया। आप इसके भी यदि पढ़े हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन कीजिए। ये भी आप निश्चित रूप से चर्चा में रहा है। इसे किसानों की उत्पादकता और आय ये 2022 तक जो दुगुना करने का टारगेट था, इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप इसके संदर्भ में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो बस इस क्वेश्चन को आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये 67वीं बीपीएससी में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।